ओके। साथियों, भामसेव का 34वां राज्य अधिवेशन लॉकडाउन की इस परिस्थिति में हम लोग ले रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग हमारे राज्य अधिवेशन हर साल करते आ रहे हैं, उस तरीके से हम अपना राज्य अधिवेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वर्चुअल अधिवेशन लेने का हम लोगों को मजबूर होकर वर्चुअल अधिवेशन लेने का हम लोगों ने निर्णय किया। यानी लॉकडाउन के परिस्थिति में भी हम अपना काम रोकना नहीं चाहते, हम अपना काम जारी ही रखना चाहते हैं। हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम अपने आंदोलन को लगातार जारी रखना चाहते हैं। तो इसलिए इस आंदोलन को इस विपरीत परिस्थिति में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर वर्चुअल अधिवेशन 34वां गुजरात का वर्चुअल अधिवेशन हम लोग कर रहे हैं। उसका पहला सत्र चल रहा है 11 बजे से 2 बजे तक। इस सत्र के लिए 3 विषय रखे गए हैं। पहला विषय है विकास के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित करना एक ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है, ये एक विषय है। दूसरा 8वां विषय है आज़ादी के 72 साल बाद भी आदिवासियों को 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू ना करना, यह शासक जातियों की आदिवासियों के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी है, एक गंभीर चिंतन। ये दूसरा विषय है। और तीसरा विषय है आर्थिक मंदी और मजदूरों की भूखमरी का मूल कारण ईवीएम मशीन है। ये 3 विषय है। तीनों विषयों पर मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहला विषय है विकास के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित करना ब्राह्मणवादी षड्यंत्र कैसे है, ये मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं। 15 अगस्त 47 को कहा जाता है कि हमें देश को आजादी मिली। तथाकथित आजादी में जब अंग्रेज लोग भारत छोड़कर चले गए तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाकर प्रधानमंत्री नॉमिनेट करके चले गए। और इस तरह से ये जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज लोग विदेशी थे, वो चले गए और डीएनए के अनुसार जो ब्राह्मण विदेशी है वो ब्राह्मण देश के हुक्मरान हो गए। और इसलिए जब देश के हुक्मरान हो गए तो उन लोगों ने हुक्मरान होने के बाद जब देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो आज़ाद भारत में 1952 को चुनाव हुआ और इस चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव जीता। और जीतने के बाद उन्होंने इस देश में विकास का जो एजेंडा लागू किया, उस विकास के एजेंडे को हम लोगों को समझना जरूरी है।
अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो पहले तो कांग्रेस जो ब्राह्मणों की पार्टी थी, तो ब्राह्मणों ने जब देश पर अपना कब्जा किया, कब्जा करने के बाद इस कब्जे को मजबूत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हर चुनाव में ब्राह्मण लोग चुनाव जीत सके इस बात की योजना बनाकर वो काम करते रहे। दुनिया में, भारत में जितना चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ उतना भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुआ और नहीं होता है। और इसलिए उन्होंने आज़ाद भारत में पूरी तरह से ब्राह्मणों का कब्जा किया। पहले चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मणों ने चुनाव जितवा कर लाया गया। और SC ST के जो 22.5% लोग थे वो जॉइंट इलेक्टोरेट से चुनकर आते थे, उनके सामने उन लोगों को समर्थन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और क्योंकि वो उनको जो टिकटें बहाल की गई थी तो उन लोगों के पास फैसला लेने का अधिकार नहीं था। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो शेड्यूल कास्ट के थे, शेड्यूल ट्राइब के थे, आदिवासियों के थे, उनके पास अपना फैसला लेने का अधिकार नहीं था, बल्कि ब्राह्मणों के पास फैसला लेने का अधिकार था। और उन्होंने उनके लिए फैसला लिया कि ये SC ST के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ये SC ST के नहीं है, ये हमारे ही है। और इस तरह से कांग्रेस ने ब्राह्मणों का राज भारत में स्थापित कर दिया। और आज ये स्थिति है कि राष्ट्रीय स्तर पर 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। एक कांग्रेस है, दूसरी बीजेपी है, तीसरी कम्युनिस्ट है, चौथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, 5वीं तृणमूल कांग्रेस है। ये सारी ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित पार्टियां हैं। ये जो स्थापित पार्टियां हैं, इन स्थापित पार्टियों ने मिलकर आज सारे देश पर, केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। ये जो कब्जा उन्होंने किया तो स्वाभाविक है उनके हिसाब से वो विकास का एजेंडा लागू कर सकते हैं, उनके तरीके से वो विकास का एजेंडा लागू कर सकते हैं। उन्होंने जिस इलाके में आदिवासी निवास करते हैं, आज से 15-20 साल पहले जिस इलाके में आदिवासी निवास करते थे, 11,000 लाख करोड़ की धन संपदा जमीन के नीचे, जो खनिज संपदा है वो जमीन के नीचे है, ऐसा रिपोर्ट भारत सरकार के पास था। सैटेलाइट के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया गया था और 11,000 लाख करोड़ 20-25 साल पहले का ये आंकड़ा है। अब उसकी कीमत कितने हजार लाख करोड़ हो गई होगी उसका कोई अंदाजा नहीं है। उस इलाके में कांग्रेस ने विकास का कार्यक्रम लागू किया और जब उन्होंने उसमें विकास का कार्यक्रम लागू किया तो जल जंगल जमीन जिस पर आदिवासियों का कब्जा था, उस इलाके में इन लोगों ने डैम बनाए तो आदिवासियों को विस्थापित कर दिया। उन्होंने उद्योग बनाए तो आदिवासियों को विस्थापित किया। उन्होंने वहां खनिज संपदा को खोदने का काम किया, जमीन से निकालने का काम किया तो आदिवासियों को विस्थापित किया, क्योंकि आदिवासियों को विस्थापित किए बगैर ये हो नहीं सकता था। इसलिए आजाद भारत में जब आदिवासियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया तो आदिवासियों को इन लोगों ने, कांग्रेस की सरकारों ने नक्सलाइट घोषित करना शुरू कर दिया। यानी उनकी धन संपदा पर जबरदस्ती कब्जा करने का जो कार्यक्रम इन लोगों के द्वारा हो रहा था, तो ये आदिवासियों को नक्सलवादी घोषित करके उन लोगों को गोलियों से भून कर मारने का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये षड्यंत्र इतने बड़े पैमाने पर सारे देश भर में होता रहा, आज भी हो रहा है। और आदिवासियों के जो लोग
एमएलए और एमपी और मंत्री चुनकर जाते हैं, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये एक आश्चर्यजनक बात है। बहुत सारे लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो आदिवासियों के एमएलए और एमपी चुनकर जाते हैं, मंत्री होते हैं, वो बोलते क्यों नहीं हैं? क्योंकि बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट जबरदस्ती से गांधी के द्वारा थोपा गया था, वो 24 सितंबर 1932 को केवल मात्र शेड्यूल कास्ट के लिए लागू था। मगर जब संविधान लिखने का प्रक्रिया शुरू हुई और संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची आदिवासियों के लिए लागू की गई, जब लागू करने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने और ब्राह्मणों ने सोचा कि 5वीं और 6ठी अनुसूची के अनुसार आदिवासी अपने इलाके में स्वायत्त शासन लागू होगा और आदिवासी अपने स्वायत्त शासन के अधीन उस इलाके के राजा हो जाएंगे। ऐसे परिस्थिति में आदिवासियों को पूरी स्वायत्तता, पूरी आदिवासी लोगों को आज़ादी मिलेगी और इसकी वजह से जमीन के नीचे जो धन संपदा है, उस धन संपदा के आदिवासी मालिक हो जाएंगे और एक एक आदिवासी हजार हजार करोड़ रुपए का मालिक हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों ने योजना बनाकर जब 5वीं और 6ठी अनुसूची आदिवासियों को लागू कर दी, इस अनुसूची को प्रभाव शून्य करने के लिए आदिवासियों के एमएलए और एमपी और मंत्री जो चुनकर जाए, वो चुनकर जाने के लिए उन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट, जो पूना पैक्ट में शेड्यूल कास्ट के लिए लागू किया गया था, वही जॉइंट इलेक्टोरेट उन्होंने आदिवासियों को लागू किया। हैरान करने वाली बात यह है कि आदिवासियों ने इस तरह का कोई जॉइंट इलेक्टोरेट मांग नहीं की, किसी ने भी जॉइंट इलेक्टोरेट की मांग नहीं की, मगर स्वयं कांग्रेस के लोगों ने, ब्राह्मणों ने आदिवासियों के ऊपर ये जॉइंट इलेक्टोरेट थोप दिया, मांगने के ना मांगने के बावजूद भी, क्योंकि इसका फायदा आदिवासियों को होने वाला नहीं था। आदिवासियों में उस समय जागृति का अभाव होने की वजह से ये बात समझ नहीं पाए और इसकी वजह से ये जॉइंट इलेक्टोरेट उनके ऊपर थोप दिया गया। शेड्यूल कास्ट के ऊपर जब जॉइंट इलेक्टोरेट थोपा गया था तो बाबा साहब आम्बेडकर शुरू से इसका विरोध कर रहे थे। जॉइंट इलेक्टोरेट का आदिवासियों ने विरोध किया, ऐसा भी कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। उनको लगा होगा कि शायद हम लोगों को कुछ अधिकार बहाल हो रहे हैं, इसलिए जॉइंट इलेक्टोरेट से बाबा साहब आम्बेडकर का कहना था कि इससे टूल ऑफ द कास्ट हिंदू, यानी ब्राह्मणों के औजार तैयार हो सकते हैं जिसका इस्तेमाल उन्हीं लोगों के खिलाफ हो सकता है। शेड्यूल कास्ट के एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे तो उनका इस्तेमाल उनके ही लोगों के खिलाफ हो सकता है। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात है, टूल ऑफ द कास्ट हिंदू, स्टूज ऑफ द, स्टूज का मतलब है पिट्ठू, पिछलगू, चमचा, और एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू का मतलब है कि ये एजेंट होगा, दलाल होगा, बढ़ुआ पैदा होगा। ये बात बाबा साहब आम्बेडकर ने लिख कर रखी है। किसी आदिवासियों के द्वारा इस तरह का जागरण अगर 1932 में आदिवासियों के पॉलिटिकल अधिकारों के बारे में अगर ये हो गया होता तो उस दौरान ये लागू करना संभव नहीं होता। और इसलिए इस बात को जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को जानने की और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता है कि ये जॉइंट इलेक्टोरेट कांग्रेस के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा आदिवासियों के ऊपर थोपा गया और थोपने की वजह से ये परिणाम हुआ, थोपने की वजह से ये परिणाम हुआ कि आदिवासियों को जो एमएलए और एमपी और मंत्री चुनकर जा रहे हैं, वो लोग उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट की तरह
आदिवासियों के अंदर भी दलाल और बड़वे टूल, औजार और पिट्ठू, पिछलग्गू और चमचे तैयार हो रहे हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि निश्चित रूप से उन लोगों को इसका विरोध करना चाहिए था, मगर ये करते हुए कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। और इसकी वजह से, जॉइंट इलेक्टेड की वजह से इनका बहुत भारी नुकसान हो रहा है। ये नुकसान आदिवासियों का बहुत भारी पैमाने पर हो रहा है। और जॉइंट इलेक्टेड से भी ज्यादा खतरनाक चीज ईवीएम मशीन है। वो ईवीएम मशीन भी अब उस इलाके में लागू हो गई है। परिणामतः आदिवासियों के स्वतंत्र और स्वायत्त और स्वाभिमानी, स्वावलंबी आदिवासी लोग चुनकर जाना लगभग असंभव कर दिया गया है। और इस वजह से ये ब्राह्मणवादी षड्यंत्र विकास के नाम पर लागू करना उन लोगों को संभव हो रहा है। इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसलिए ये जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, जिसको ये कहा जा सकता है कि ये संविधान के अंदर एक संविधान है। जैसे सारा संविधान है सारे देश के लिए, तो उस संविधान के अंदर एक संविधान 5वीं और 6ठी अनुसूची आदिवासियों के लिए बनाया गया। ये हैरान करने वाली बात है। और इसने आदिवासियों को स्वायत्त और प्रशासन अपने इलाके में अधिकार बहाल किया। मगर ये स्वायत्त शासन कानून बनाकर लागू किया जा सकता है। अगर आज तक 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू करने के लिए किसी प्रकार का कोई कानून आज तक लागू नहीं किया गया है। ये प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया गया है। प्रशासन ब्राह्मणवादियों का है और प्रशासन के ऊपर यह छोड़ दिया गया है। और इस वजह से 5वीं और 6ठी अनुसूची जो आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अमल करने के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची के लिए ना अमल होने की, दोबारा मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जॉइंट इलेक्टोरेट जो पूना पैक्ट में गांधी ने शेड्यूल कास्ट के लोगों पर थोपा था, और शेड्यूल कास्ट के ऊपर थोपने की वजह से, जॉइंट इलेक्टोरेट की वजह से स्वतंत्र और स्वाभिमानी प्रतिनिधि चुनकर नहीं जा सकता। और उसी तरह से आदिवासियों का भी स्वतंत्र और स्वाभिमानी प्रतिनिधि चुनकर नहीं जा सकता। जब वो चुनकर नहीं जा सकता तो 5वीं और 6ठी अनुसूची अपने इलाके में भी लागू नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी धोखेबाजी आजाद भारत में इन लोगों के द्वारा आदिवासियों के साथ ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर यह षड्यंत्र बड़े पैमाने पर किया गया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी जानकारी जो आदिवासी समाज है, जो बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज अशिक्षित है, उनको पढ़ने लिखने के लिए उस इलाके में व्यवस्था नहीं की गई। जब पढ़ाई लिखाई नहीं है तो जागृति नहीं होगी। जब जागृति नहीं होगी तो अपने हक और अधिकार जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं, वो अधिकार कैसे अपने इलाके में लागू किया जाए, उसके बारे में भी उनके अंदर जागृति नहीं है। क्योंकि जो दलाल और भड़वे पूना पैक्ट के द्वारा शेड्यूल कास्ट में पैदा किए गए थे, उसी तरह की व्यवस्था जो कांग्रेस के द्वारा लागू की गई है स्वतंत्र भारत में संविधान के अंदर, ये लागू करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का आग्रह था कि आजाद भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया जाए। मगर सेपरेट इलेक्टोरेट लागू करने के विरोध में कांग्रेस ने अपनी, जो बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे और अकेले होने की वजह से कांग्रेस ने अपने सारी शक्ति को इसमें लगाकर ये हमारे लोगों के ऊपर बहुमत का सहारा लेकर थोप दिया गया। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये आजाद भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के ऊपर गुलामी को थोप दिया गया है। ये कांग्रेस के द्वारा थोपा गया है, ब्राह्मणों के द्वारा थोपा गया है। और यही
थोपने का षड्यंत्र आज भी बीजेपी के द्वारा भी, और जो ब्राह्मणों की सारे देश भर में अलग अलग पार्टियां हैं उन लोगों ने भी ये षड्यंत्र स्थापित कर दिया गया है। दिखने में कांग्रेस के विरोध में बीजेपी दिखती है, बीजेपी के विरोध में कांग्रेस दिखती है, दोनों के विरोध में कम्युनिस्ट पार्टियां दिखती है। जितनी भी ब्राह्मणों की पार्टियां हैं उनकी आपस में सत्ता के लिए स्पर्धा है, सत्ता के लिए कंपटीशन है, सत्ता के लिए वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। मगर हम लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए सभी लोगों की आपस में सहमति है। इस मुद्दे पर उनकी नीति एक जैसी है। ये बात हम सब लोगों को राजनीतिक रूप से समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये जागृति आदिवासियों में फैलाने की जरूरत है। आदिवासियों के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को भी ये जानकारी नहीं है। आदिवासियों के जो एमएलए है उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आदिवासियों के जो एमपी है उनको कोई जानकारी नहीं है। आदिवासियों के जो मंत्री है उनको कोई जानकारी नहीं है। उल्टा वो हम लोगों को पूछते हैं कि भाई ये 5वीं अनुसूची क्या है, ये 6ठी अनुसूची क्या है, ये आप कहाँ से लाते रहते हो, ये आप कहाँ से इसको ढूंढते रहते हो। यानी एमएलए है, ये मंत्री है, एमपी है, मंत्री है, फिर भी उन लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे परिस्थिति में जो साधारण आदिवासी है, जो पढ़े लिखे आदिवासी है, उन लोगों को कहां से जानकारी होगी। और इस वजह से आदिवासियों के जो राजनीतिक अधिकार ब्राह्मण लोग अपने इलाके में, आदिवासियों के ही इलाके में उसे लागू नहीं होने दे रहे हैं। ये षड्यंत्र बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश भर में किया जा रहा है। आदिवासियों के साथ ये सारा षड्यंत्र हो रहा है। तो ये जो षड्यंत्र हो रहा है, इस षड्यंत्र को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा विषय है आर्थिक मंदी और मजदूरों की भूखमरी का मूल कारण ईवीएम। 24 मार्च को भारत में सबसे पहले लॉकडाउन घोषित किया गया। लॉकडाउन घोषित करने के पीछे क्या मकसद था, भारत सरकार ने अभी तक नहीं बताया। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि क्या मकसद था, गुप्त मकसद क्या था। जब कोरोना वायरस भारत में आया, जनवरी 2020 में जब आया, उसका पहला मरीज दिखाई दिया, उसके बाद भी भारत सरकार जागृत नहीं हुई, बल्कि देश का प्रधानमंत्री ट्रंप का स्वागत करने के लिए लाखों लोगों का कार्यक्रम अहमदाबाद में आयोजित किया, जबकि जनवरी में इसके बारे में तैयारी किया जा सकता था। लॉकडाउन 24 अप्रैल को क्यों घोषित किया गया, उसकी बहुत बड़ी वजह है। ये बात जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन भारत में लागू किया गया, कानून बनाकर प्राइवेटाइजेशन लागू कर दिया गया, ये प्राइवेटाइजेशन सारे देश भर में हेल्थ केयर एरिया में भी लागू कर दिया गया। और जो भारत सरकार, राज्य सरकार का हेल्थ केयर कार्यक्रम था, वो हेल्थ केयर कार्यक्रम से भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना शुरू कर दिया। यानी जिम्मेदारी अब सरकार की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी से अपने को मुक्त होना शुरू कर दिया। राज्य सरकारों ने भी शुरू कर दिया और इसके लिए प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू कर दिया, इसके लिए बजट देने का कार्यक्रम बंद कर दिया। परिणाम था जो हेल्थ केयर का कार्यक्रम था, सारे देश भर में हेल्थ केयर का जो नेटवर्क था वो बर्बाद हो गया। यानी 90 के दशक में ये हेल्थ केयर का कार्यक्रम खत्म करने का अभियान शुरू कर दिया और 90 से लेकर 20 तक 30 साल का समय हुआ। ये 30 साल में लगभग हेल्थ केयर का जो ढांचा था वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। जब हेल्थ केयर का ये सारा कार्यक्रम पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, ऐसे परिस्थिति में कोरोना भारत में आया। कोरोना वायरस जो है ये महामारी भारत में आई। जब ये महामारी भारत में आई तो भारत सरकार ने सोचा महामारी की कोई दवा तो है नहीं, पहली बात तो इसकी दवा नहीं है।
दूसरा, इसका कोई वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन बनने के लिए साल भर का समय लगेगा, इसलिए वैक्सीन भी नहीं है। तो कोरोना महामारी से लोग बहुत बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों की संख्या में मर जाएंगे, और अगर मरेंगे तो सारी जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर आएगी। तो आनन फानन में नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को लॉकडाउन घोषित कर दिया, क्योंकि बचाने के लिए हेल्थ केयर का कोई ढांचा नहीं है। लोगों को अगर बचाना है तो बचाने के लिए हेल्थ केयर का ढांचा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जाल होना चाहिए सारे देश भर में। वो जाल तो है नहीं। जब है नहीं ऐसे सिचुएशन में अब लोगों को बचाया कैसे जाए? इसलिए लॉकडाउन घोषित कर दिया कि सारे लोग अपने घर में रहें, क्योंकि घर के बाहर घूमते रहेंगे तो कोरोना उसको पकड़ेगा। इसलिए सारा सख्ती से उनको लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, और सारा जो चैनल है वो 24 घंटे कोरोना के संबंध में भय पैदा करने के काम में लगा रहा, नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए। और लॉकडाउन लगाने की वजह से सारे दुनिया में भारत का जो मीडिया है उन्होंने नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा नेता घोषित कर दिया। लॉकडाउन घोषित करने की वजह उसका महान होना नहीं था, लॉकडाउन घोषित करने की वजह हेल्थ केयर का ढांचा नहीं था, जाल नहीं था, सुविधा नहीं थी कि लोग अगर कोरोना से हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे तो उसका इलाज कैसे करना है, कहाँ करना है। प्राइवेट वाले सरकार की बात क्यों मानेंगे, या महामारी से प्राइवेट वाले इन लोगों को बचाने का काम क्यों करेंगे? ये बहुत बड़ा संकट जो है ये निर्माण हुआ, और उस संकट को निर्माण करने का काम कांग्रेस पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि इन दोनों ने ही हेल्थ केयर का ढांचा खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, और इस वजह से ये बहुत बड़ा लॉकडाउन घोषित करना पड़ा। जब लॉकडाउन घोषित किया गया तो भारत सरकार ने इसके बारे में बहुत गहराई से जो सोच विचार करना चाहिए था, बहुत विचार पूर्वक ये सारा मामला करना चाहिए था, ये भी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने इसका कोई बहुत गंभीरता से विचार किया ऐसा लगता नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो मजदूरों का सारे देश भर में पलायन हो जाएगा, क्योंकि आप फैक्ट्रियां बंद कर रहे हो। फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को फैक्ट्रियों में जाने से रोक रहे हो, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि सारा देश आपने बंद कर दिया, फैक्ट्रियां बंद कर दी, प्रोडक्शन बंद कर दिया, तो स्वाभाविक रूप से सारे देश का व्यवहार जो है वो बंद कर दिया गया। फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, और प्रोडक्शन बंद करने की वजह से पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इससे भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, इसके बारे में भी महान 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 नेता नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं सोचा। उनके जो अंधभक्त लोग हैं, उनके जो भक्त लोग हैं, वो उनको महान घोषित करते रहते हैं। तो महान घोषित करने वाले अंधभक्त लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने ये लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो भारत सरकार को टैक्स मिलना भी बंद हो जाएगा। भारत सरकार के पास पैसा आएगा कहां से? प्रोडक्शन का टैक्स बंद, व्यापार का टैक्स बंद, हर प्रकार के दुकान बंद, हर प्रकार के होटल और सारे के सारे देश के जो उद्योग है वो बंद। तो ये सारा का सारा अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया गया, और इससे अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी इसके बारे में बिल्कुल भी अनुमान नहीं किया गया कि इससे अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। दूसरी बात, ये हेल्थ केयर का ढांचा पूरी तरह से बर्बाद, प्राइवेटाइजेशन से, निजीकरण की वजह से, करने की वजह से भारत में कोरोना का टेस्ट करने का भी एक भी लैब नहीं थी। भारत में
कोरोना का टेस्ट करने वाली एक भी लैब नहीं थी। जब ये 1 जनवरी को जब ये भारत में कोरोना आया, उसका बीमार आदमी मिला, तो एक भी लैब नहीं थी इसका टेस्ट करने वाला कि ये किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए कि इसको कोरोना हो गया है। इतना ढांचा बर्बाद कर दिया गया। दूसरी बात, एक तरफ अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, दूसरी तरफ भय पैदा करने की वजह से, क्योंकि 24 घंटे मीडिया के द्वारा कोरोना का भय पैदा कर दिया गया। इस भय पैदा करने की वजह से जो मजदूर है, उन मजदूरों का पलायन अपने घर के तरफ जाना शुरू हो गया। उन्होंने सोचा कि फैक्ट्रियों में काम नहीं है, फैक्ट्रियों के निर्माता मजदूरों को सैलरी देने के लिए तैयार नहीं है घर बैठे, तो उन्होंने सोचा जब सैलरी नहीं है तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसा करे। तो उनको अपने घर में, कि यहाँ ऐसे ही भूखों मरने के बजाय उन्होंने सोचा कि कम से कम अपने घर में मरे। तो वो लोग अपने घर बार के तरफ जाने के लिए सरकार ने रेल बंद कर दिया, सरकार ने बसें बंद कर दिया, सरकार ने प्राइवेट बसें बंद कर दिया, सरकार ने हर प्रकार के साधन बंद कर दिए जाने आने के, और परिणामतः मजदूरों के पास अपने गांव के तरफ जाने का कोई साधन नहीं था। तो मजदूरों को कई कई हजार किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। और इतना भयंकर पलायन भारत के इतिहास में, ऐसा संभवतः दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के लोगों ने लॉकडाउन घोषित नहीं किया। वहां संख्या ज्यादा है, मगर उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बंद करने का काम नहीं किया। और उनके पास जो भी हॉस्पिटल है, अवेलेबल हॉस्पिटल है, उनके द्वारा जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो इस तरह से ये षड्यंत्र हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। वो षड्यंत्र क्या है? वो षड्यंत्र ये है कि निजीकरण से हेल्थ केयर का प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से पूरा हेल्थ केयर का ढांचा बर्बाद कर दिया। इसकी वजह से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, अर्थव्यवस्था चौपट होने से उद्योग चौपट हो गए और मजदूरों को रोजगार मिलना बंद हो गया। लगभग 4.5-5 करोड़ लोगों को रोजगार जो है केवल लॉकडाउन के समय के अंदर बर्बाद हो गया। टोटल 52 करोड़ लोग जो है वो इस तरह से रोजगार लोग हैं। तो उन लोगों को घर में बिठाया गया। परिणामतः उनके सामने एक और भयंकर और बड़ी समस्या निर्माण हुई, भूखमरी की। क्योंकि जो मजदूर थे, असंगठित मजदूर थे, उनको तो डेली कमाने का है और खाने का है, तो वो भी भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिए गए। जो संगठित मजदूर थे, उन लोगों को रोजगार बंद करने की वजह से भी भूखमरी का संकट उनके सामने खड़ा हो गया। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। इसी दौरान लेबर लॉज को भी खत्म करने का अभियान चलाया गया, उस कानूनों को खत्म करने का भी षड्यंत्र किया गया। आरएसएस के भागवत ने कहा कि लॉकडाउन एक अवसर है। हाँ, बराबर है, लॉकडाउन एक अवसर है। वो अवसर मजदूरों के अधिकारों को खत्म करने का अवसर है। लॉकडाउन मजदूरों को सड़कों पर मारने का अवसर है। लॉकडाउन में सारे लोगों को सारे काम बंद करने के लिए रोका गया, मगर राम मंदिर बनाने के लिए अवसर है। और वो जिस जमीन पर बनाया जा रहा है वो बुद्ध भूमि है, वो जन्मभूमि राम जन्मभूमि नहीं है, उनके लिए भी अवसर है। और जो वहां बौद्ध स्तूप है उसको जेसीबी चलाकर डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए अवसर है। यानी ये सारा का सारा षड्यंत्र करने के लिए अवसर है। और इसने बहुत भयंकर संकट खड़ा कर दिया सारे देश के सामने, मजदूरों के सामने। तो ये संकट खड़ा हो गया। और जो महान नेता नरेंद्र मोदी है, क्या उसको समझ में नहीं आया कि इससे अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, इससे मजदूरों का पलायन हो जाएगा और मजदूरों का एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। तो ये क्या उन लोगों को, जो महान लोग हैं, उन लोगों को पता नहीं था कि ऐसा होगा? हो सकता है उनको पता हो,
और जानबूझकर इनको मरवाना चाहते हो। अगर जानबूझकर ऐसे मरवाना चाहते हो तो वो उनके अंदर ये एरोगेंसी कहां से आई? लोगों को भूखों मरवाने की एरोगेंसी कहां से आई? लोगों को सड़कों पर पैदल चलवाने की एरोगेंसी कहां से आई? ये जो उद्धटता है ये कहां से आई? ये जो लोगों के साथ एरोगेंसी का व्यवहार, यानी उद्धटता का व्यवहार, यानी जबरदस्ती अन्याय करने का जो व्यवहार है, ये भावना उनके अंदर, सरकार के अंदर कहां से आई? क्या उनको मालूम नहीं कि हर साल कम से कम 7 विधानसभाओं का चुनाव होता है और 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है? क्या उनको मालूम नहीं है कि उन्हीं लोगों के पास वोट मांगने के लिए जाना होगा? इसके बावजूद भी भारत सरकार चलाने वाले जो लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं, उन लोगों ने लोगों के साथ उद्धटता का व्यवहार क्यों किया? ये सोचना बहुत गंभीर मामला है। क्यों किया होगा? क्योंकि उनको ऐसा लगता है ईवीएम है, ईवीएम से हम ही चुन कर आने वाले हैं, या तो कांग्रेस चुन कर आएगी या तो बीजेपी चुन कर आएगी। बीजेपी को लगता है ईवीएम है, चाहे हम लोग कितना भी अन्याय कर ले, चाहे कितना भी हम कानून के विरोध में काम करें, अत्याचार करने का काम करें, इसके बावजूद भी हम लोग ही चुनकर आ सकते हैं, ऐसा ईवीएम की वजह से उनको लगता है। क्योंकि ईवीएम की वजह से ऐसा लगता है, ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि ईवीएम वोटों की चोरी करने वाली मशीन है। ईवीएम के द्वारा दूसरों के नाम पर वोट ट्रांसफर किए जा सकते हैं और वोट देने के दौरान वो वोट मशीन के अंदर जाने के बाद मशीन के अंदर वोट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ये बात जो पुराने मशीनें थी, उन मशीनों में ऐसा किया जा सकता था। ये बात जब नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को मालूम हो गया तो उन लोगों ने 2019 के चुनाव में नया खेल खेला, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वामन मेश्राम ने सुप्रीम कोर्ट में केस जीतकर ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगा दिया। पेपर ट्रेल मशीन अगर लगाई गई तो पेपर ट्रेल लगाने के बाद कागजी वोटों की गिनती होगी, तो ईवीएम के अंदर जो भी घोटाला किया जाएगा कागज के वोटों में पकड़ा जाएगा। ये मशीन वामन मेश्राम ने लगवा दी है 2019 में। 14 में तो हम लोगों ने कांग्रेस के साथ समझौता करके इसको रोक दिया, मगर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में से हम लोगों ने ऑर्डर लाया और ऑर्डर लाकर इस मशीन को लगवाने का काम किया। तब 2019 के चुनाव में दूसरा ईवीएम मशीन के साथ दूसरा खेल खेलने की योजना बनाई गई। हमारे पास इसकी सूचना है, जानकारी है। उसके तहत एक आदमी ने ईवीएम मशीन बनाने वाले फैक्ट्रियों को पूछा कि आपने चुनाव आयोग को कितने ईवीएम मशीन दी है, तो फैक्ट्रियों ने उस आरटीआई के तहत जानकारी मांगने वाला जो कार्यकर्ता था उसको लिख कर दिया कि हमने 40 लाख ईवीएम मशीन दिया। तो चुनाव बाद में उसने चुनाव आयोग को पूछा कि आपके पास मशीनें कितनी हैं, कहा 20 लाख। यानी फैक्ट्री बनाने वाली जो मशीन है उन्होंने लिख कर दिया कि हमने 40 लाख चुनाव आयोग को दिया। चुनाव आयोग को बाद में पूछा, चुनाव आयोग ने कहा 20 लाख दिया, हमारे पास 20 लाख मशीन है। इसका मतलब यह है कि जो 20 लाख मशीनों का डाटा चुनाव आयोग छुपा रहा था, उन मशीनों के ऊपर इस दौरान एक नया खेल 2019 के चुनाव में खेला गया। वो खेल क्या था? एक मशीन पर वोट डलवाए गए और दूसरे मशीन पर गिनती करवाई गई। जो 20 लाख मशीन चुनाव आयोग के पास थी, वो 20 लाख मशीन नरेंद्र मोदी के कब्जे में थी। वो नरेंद्र मोदी ने उन 20 लाख मशीनों में अपने चुनाव जीतने के लिए उसमें वोटों का बंदोबस्त किया, व्यवस्था किया और 20 लाख मशीनों में वोटों का लोगों को वोट डालने के लिए कहा
मगर गिनती करने के लिए दूसरी ईवीएम मशीन लाई गई। इसका केस नागपुर हाईकोर्ट में महाराष्ट्र विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा डाला गया। उन्होंने कलेक्टर के साथ बहुत बड़ा झगड़ा किया कि ये जो पुराने मशीनों का जो कोड आपने हमको दिया था, ये जो नई मशीनें आप ला रहे हैं इसका कोड तो अलग है, तो ये मशीन आई कहाँ से। उसने झगड़ा किया मगर कलेक्टर ने नहीं माना तो वो कोर्ट में गया। अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का भाई अफजार अंसारी वो वहां चुनाव लड़ रहा था। उसका भाई डॉन है ऐसा कहते हैं। उसके हथियार बंदोबस्तों ने जो गिनती करने के लिए मशीनें दूसरी लाई जा रही थी, जो नरेंद्र मोदी के द्वारा उसमें ठप्पे मारे गए थे, वो मशीनें लाई जा रही थी, वो ट्रक को उन्होंने पकड़ने की वजह से पुराने मशीनों की ही गिनती कलेक्टर को मजबूर होकर करना पड़ा और उसकी वजह से अफजाल अंसारी को घोषित करना पड़ा कि ये चुनाव जीत गए। और जब तक सर्टिफिकेट नहीं दिया अफजाल अंसारी को कलेक्टर ने, तब तक वो ट्रक उन्होंने नहीं छोड़ा और उसके बाद ट्रक उन्होंने छोड़ा। ये इस बात का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि वोट डालने के लिए दूसरे मशीनों का इस्तेमाल किया और गिनती करने के लिए नरेंद्र मोदी ने दूसरी मशीनें लाई और उसमें जीतने का प्रबंध किया गया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको मालूम था जिन मशीनों पर वोट डाले जा रहे हैं अगर उसमें गड़बड़ी हुई, वो वामन मेश्राम ने जो पेपर ट्रेल मशीन लगवाई उसकी वजह से पेपर ट्रेल की गिनती होगी और अगर गिनती हुई तो हमारी सारी की सारी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए उन मशीनों की गिनती करने के बजाय नई मशीनों की गिनती करवाने का नया तरीका ढूंढा गया। ये तरीका एक बहुत षड्यंत्रकारी तरीका है। ये षड्यंत्रकारी तरीका 2019 के चुनाव में करके ईवीएम मशीन का चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया गया। चूंकि कांग्रेस के साथ बीजेपी का समझौता था, इसलिए कांग्रेस ने इस पर चुप रहना ही जरूरी समझा। तो इस तरह से साथियों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव जीतने का हुआ। तो उनको ऐसा लगता है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि हम लोग ईवीएम मशीन के द्वारा चाहे वोटर्स के साथ कितनी भी जाति करे, कितनी भी बदमाशी करे, कितनी भी एरोगेंसी करे, कितना भी उनके साथ अन्याय अत्याचार करे, तो भी हम ईवीएम से ही चुनकर आ सकते हैं। ऐसी धारणा होने की वजह से इस तरह का उद्धटता, इस तरह की एरोगेंसी बीजेपी के द्वारा मजदूरों के साथ की गई और लोगों के साथ मजदूरों के कानूनों को खत्म करने के लिए की जा रही है। ये सारा का सारा षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। इसके विरोध में मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक परिवर्तन यात्रा, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हमने शुरू की। ये आंध्र प्रदेश तक पहुंची। आंध्र प्रदेश तक पहुंचने के बाद ये 14 मार्च को हम लोग केरला राज्य में पहुंचने वाले थे और 13 तारीख को केरला गवर्नमेंट ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी कोरोना की वजह से और इसकी वजह से हमको हमारा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा बीच में ही छोड़ना पड़ा। और उसके बाद हम लोग तमिलनाडु में जाने वाले थे, क्योंकि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और कन्याकुमारी में हम लोग पहुंचने वाले थे 6 मई को। तो इस तरह से हम लोगों को बीच में ही ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हम लोगों को चलाना पड़ा। और आने वाले समय में जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, हम कन्याकुमारी तक पहुंचने वाला ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन का कार्यक्रम दोबारा जारी करेंगे और ईवीएम के द्वारा जो षड्यंत्र लोकतंत्र के विरोध में किया जा रहा है, उस षड्यंत्र को पूरी तरह से खत्म करने के लिए
इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग आने वाले समय में शुरू करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। दूसरा सत्र अभी 3 बजे शुरू होगा। अभी भोजन के लिए ब्रेक किया जा रहा है। अभी आप लोग जो जितने भी गुजरात में सुनने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को अनुरोध है कि वो आप अपने अपने घर में खाना खाकर 3 बजे दोबारा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तब हम लोग दोबारा 3 बजे ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। आप लोगों ने बात ध्यान से सुनी होगी, ऐसा हम मानते हैं। आपने सुना, धन्यवाद।